The success of our achievement will depend upon our unity, discipline, and faith, not only in ourselves but in God, who determines the destinies of peoples and the nations. सन 1948 आज़ाद पाकिस्तान का पहला साल, जहां एक तरफ तो हुकूमत को लुटे हुए बेसरोपा मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला दरपेश था, तो दूसरी जानिब वसाइल और साजो सामान की किल्लत। ऐसे संगीन हालात में हिंदुस्तान पाकिस्तान की शहरक कश्मीर पर वार करके एक आज़ाद कौम को आजमाता है, मगर बुज़दिल ये नहीं जानता कि अब उसका मुकाबला पाक सरजमीन की बहादुर फौज और गयूर अवाम से है। 23 साल की उम्र में सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान को अल्लाह ने तौफीक दी कि आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल फोर्सेस की बुनियाद रखें। पहला सिपाही, पहली कंपनी, पहली यूनिट, पहली रेजिमेंट। फिर हमने खुद एक तैयारी का आगाज़ किया कि अगर हमने ये न किया तो उधर से रास्ता मिल गया है, वो फौज मूव करना शुरू करेंगे और फौजी कब्जा कर लेंगे। जब इस पर लोग हैरत ज़दा होते हैं कि ये कैसे हो गया 22-23 साल का एक आदमी जो है, अनबिलीवेबल। हाँ, तो अनबिलीवेबल। तो 23 अगस्त 1947 को सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान ने 23 साल नौजवान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ कर दिया, जो 18 माह तक चली और आज़ाद कश्मीर का ये इलाका आज़ाद हुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। 48 में धूल चाटने वाला 65 में एक मर्तबा फिर सामने आया। आजमाइश का वक्त आया तो पाकिस्तान का हर शहरी कौम का सिपाही बन गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। खेमकरन का महाज हिंदुस्तानी फौज के लिए मौत का बाजार बन गया था। चविंडा उसके लिए आज भी एक भयानक ख्वाब है। लाहौर में कदम रखने की ख्वाहिश लहूरन BRB पे मेजर अजीज भट्टी के मुजाहिदों के सामने सरनगू हो गई। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है। मैं उस वक्त हमारी जो सबमरीन गाजी है उसका सेकंड इन कमांड था। वॉर के दौरान गाजी सबमरीन जिसमें मैं सर्व कर रहा था, उसका एक वाटर सील होती है, वो लीक कर गई। हमें वापस आना पड़ा। बीच रशी के सामने एक नेशनल टायर कंपनी होती थी, हम वो सील उनके पास लेके गए। तो वो जो एक फोरमैन था उसने कहा, जी मैं आपको 12 से 14 घंटे इस सील को बना के दूंगा, आप फिक्र न करें। तो उसने हमें सील बना के दी। जज्बा देखे अमेरिकन सील से बेहतर, कोई पैसे नहीं लिए। उसने कहा, जी जाएं आप कौम का दिफा करें, हमारी दुआएं आपके साथ। लाहौर में जब डॉग फाइट होती थी तो लोग छतों के ऊपर जनाब खड़े होते थे, वो गोलियां बरसती थी, लेकिन वो कहते थे मारो जी मारो जी, ठीक है ना। दे नेवर केयर फॉर देयर लाइफ। हमें मिशन पठानकोट का मिला तो उनके जितने जहाज़ थे तकरीबन ख़त्म कर दिए। गोलियां चलती थी क्रिस क्रॉस, लेकिन लाहौरियों ने कभी इस ख्याल नहीं किया कि हम मरेंगे भी। इतना जज्बा था कि अपने से ज़्यादा उन्होंने फोर्सेस की वहाँ पजीराई की। आपको पता है मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि जो जंगें हैं वो सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, पूरी कौमें लड़ती हैं। 1965 की वॉर में आर्म फोर्सेस ने तो अपना भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन जो पाकिस्तानी कौम ने किया दैट वाज ट्रिमेंडस। हर फील्ड में आप आर्टिस्ट को देखें, मैडम नूरजहान हैं, उन्होंने बहुत ही ट्रिमेंडस किस्म का रोल प्ले किया। इंडिया का जो अटैक आया उसका मुकाबला किया और उनको एक टोटल शिकस्त दी। इंडियन आर्मर्ड डिवीज़न की इतनी कैजुअल्टीज हुई कि शाम तक वापस वो इंटरनेशनल बॉर्डर तक उनको धकेल दिए। वो ब्लैंकेट कॉल दे रहे थे अपने
آرمڈ نے وائرلیس کے اوپر کہ ٹینکس ٹو ودرا انڈیویجولی ٹیکنگ کور ان شوگر کین کراپس. اور خاص کر ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمارا ایک کورس میٹ راجہ عزیز بھٹی جس جذبے کے ساتھ انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا ان کو نشان حیدر کا اعزاز ملا اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے. 65 کا شکست خوردہ دشمن جان چکا تھا کہ میدان میں آ کر اس قوم کو ہرانا اس کے بس کی بات نہیں. جغرافیائی فاصلوں کا فائدہ اٹھا کر مشرقی پاکستان میں اس نے نفرت کا زہر پھیلایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پرائے. ان تمام تر سازشوں کے باوجود افواج پاکستان نے کمال ہمت اور دلیری سے حالات کا مقابلہ کیا. مارکہ ہلی کے میجر اکرم شہید نشان حیدر ہوں یا کمال پور کے محاذ پہ کیپٹن احسن ملک, ان کی جرت اور بہادری کی داد دشمن نے بھی دی. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard and we didn't succeed. And he fought gallantly and I did send him a personal letter. جون 1971 میں مجھے کمال پور کے دفاع کی ذمہ داری دی گئی. 21 نومبر کو ہندوستان کی فوج نے پہلی دفعہ اپنی ریگولر آرمی کے ساتھ حملہ کیا جو کہ ہمارے جوانوں نے پسپا کر دیا. اس میں ان کا کافی جانی نقصان ہوا. 3-4 روز کے بعد ہندوستانی فوج نے دوبارہ حملہ کیا. 13 گارڈز بٹالین ان کی تھی جس کی کافی زیادہ کیجولٹیز ہوئی اور ان کو پھر ناکامی ہوئی. یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس ایمان اور جذبے کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ ہمارا سپاہی لڑتا ہے دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. The luck favors the brave who take risk. You have to take risk. 2 انڈیا کے جہاز آئے, کرپان اور ککری. کرپان پہ ٹورپیڈو فائر کیا, ہم نے ٹرن راؤنڈ کر کے یہ ککری پہ فائر کیا. ککری اسکواڈرن کمانڈر کا شپ تھا تو ہم نے ٹرن کر کے اس پہ فائر کیا اور انڈر 120 سیکنڈ 2 منٹس یہ جہاز ڈوب گیا. دلی ایک ایسی جگہ تھی, آپ حیران ہوں گے سن کے, کہ تھرو آؤٹ دی وار جنگ شروع ہونے سے لے کے آخر تک وہ 1 انچ بھی زمین ہلی سے نہیں لے سکے. افواج جو ہے وہ اب اکیلے نہیں لڑتے, ان کی جو طاقت ہے وہ قوم ہے. دنیا کا مشکل ترین محاذ جنگ کارگل اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے اونچے برف پوش پہاڑوں پر پاک فوج کا ایک جوان دشمن کے سینکڑوں پر بھاری رہا ہے. رگوں میں لہو منجمد کر دینے والے سرد ترین محاذ پر ہمارے جوانوں نے اپنے لہو سے یہ روایت وفا لکھی ہے کہ جنگیں تعداد سے نہیں جذبوں سے جیتا کرتے ہیں. کارگل کی لڑائی میں وہاں پہ ایک بریگیڈ کی کمانڈ کر رہا تھا. میرے بریگیڈ میں 5 یونٹس جو تھیں وہ NLI کے ٹروپس تھے. وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کے بچوں نے اپنے باپ دادا کی اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے ابھی پھر دوبارہ اپنے ملک لیے اپنے علاقے میں جانیں قربان کی. اور اس لڑائی کی جو سب سے خاص ایک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جس وقت کرنل شیر کی باڈی جو تھی سوابی کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پہنچی تو پورا گاؤں اور پورا شہر جو تھا وہ سڑک پہ کھڑا تھا اور پھول پھینک رہا تھا اور ایک ہی نعرہ تھا, شہادت شہادت مبارک مبارک. دہشت گردی کی آگ نے جب پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کی تو اس کٹھن وقت میں ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پوری قوم کے ساتھ متحد ہو کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. 2 دہائیوں پر محیط اس طویل اور صبر آزما جنگ میں کامیابی دنیا کے لیے مثال بن گئی. پاک فوج اور عوام کا یہ رشتہ کہیں راہ راست بن گیا تو کبھی ضرب عزم اور کہیں رد الفساد. شکست فاش اس کا انجام ہوا, دشمن پھر ناکام ہوا. 2007 1 جولائی کو
पेशावर में मैंने 11 कोर की कमांड संभाली। जुलाई के महीने से दहशतगर्दी जो थी वो अपने अरूज पे पहुंच गई। जिस वक्त पूरी कौम ने मुतफिका तौर पे ये फैसला कर लिया तो तमाम लोगों ने मिल के फ़ौज के साथ उन्होंने उसको सपोर्ट किया। इसी बीच में 4 दिसंबर का वो एक सानिया हुआ। मस्जिद में मेरा बेटा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वक्त जिसका आ जाता है वो चला जाता है, तो बेटे की कुर्बानी जो थी वो भी अल्लाह की तरफ से थी। 2009 दिसंबर तक हमने 7 में से 6 फाटक इजला और सवात, दीर, वनेर, शांगला के इजला जो थे वो मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दी से सफाया कर लिए थे। सरहद का दिफा हो या कुदरती आफात का सामना, सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम ने हमेशा मिलकर हालात का मुकाबला किया है। 2005 का ज़लज़ला हो, सैलाबी रेले हों या फिर कोविड-19 जैसी खौफनाक वबा, वक्त ने हमें जिस रंग में आजमाया, पाक फौज और आवाम के इस रिश्ते को हमेशा गहरा और मजबूत पाया। जैसे आपको इल्म है 8 अक्टूबर को ज़लज़ला आया था, तो 9 अक्टूबर को मैंने इंटायर जो इफ़ेक्टेड एरिया था, तकरीबन 30,000 स्क्वायर किलोमीटर था, 9 डिस्ट्रिक्ट थी, उसके ऊपर फ्लाई किया। तो हमने फिर उस वक्त ये फ़ैसला किया कि जितने डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं उसमें हम आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे और जितने आसान एरिया हैं जो एक्सेसिबल हैं, क्योंकि रोड्स भी सारी ख़राब हो गई थी, उसमें हम सिविलियन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे खूबसूरती की बात ये थी कि लोग जहाँ पर ज़लज़ला आता है वहाँ से लोग भागते हैं। हमारी ट्रैफिक रोड्स पे जैम हो गई थी क्योंकि जितने लोग बाहर निकल रहे थे उससे ज़्यादा लोग जो है वो मदद देने अंदर जा रहे थे। अगर हम इकट्ठे मिलकर काम करें तो बड़े से बड़ा काम भी हम अचीव कर सकते हैं। और मैंने तीनों क्राइसिस में देखा है जो बहुत बड़े क्राइसिस थे, बट व्हेन वी वर्क कलेक्टिवली वी वर सक्सेसफुल। पिछले साल जब ये शुरू हुआ कोविड का, सारी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आ गया और आपने देखा कि किस तरीके से पैनिक, दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनके हेल्थ केयर सिस्टम ओवररन हो गए। और पाकिस्तान में भी जब ये केस शुरू हुआ तो ये रियलाइज़ किया गया कि ये इतना बड़ा चैलेंज है कि कोई एक इदारा, कोई एक हिस्सा मुल्क का जो है वो ये नहीं कर सकता। और जब तक हम एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच लेके मिनहसल कौम इसके साथ नहीं डील करेंगे तो कामयाबी नहीं हो सकती। NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया, उसके अंदर तमाम रियासत के जो सतून है वो एक जगह पर उनको यकजा कर दिया गया। उसके अंदर सिविल मिलिट्री प्रेजेंस जो है वफाक की वो पूरी मौजूद थी। सारी कौम ने रिस्पॉन्ड किया और जब उनको नजर आ रहा था कि सारी कौम यकजा हो गई, और कामयाबी का राज बड़े चैलेंज में होता ही है, जहां कौम मुत्तहिद हो जाए वहां कामयाबी हो जाती है। ये जो रिश्ता है इस मिट्टी से, इसे और मजबूत हम बनाते रहेंगे। इस वतन से अपना वादा है